वेलकम टू अपग्रेडिंग क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट होगा हमारा। और इसमें हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है और इन सब के बारे में कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो रियल नंबर होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अब इसमें ये देखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हम मतलब लिखते हैं, जो कि एक रियल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो p/q के फॉर्म में होती है। ठीक है, p/q के फॉर्म में होती है। और p और q क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए एक इंटीजर होने चाहिए। p और q ये इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो होती है जो q की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर एक ये नंबर बन जाएगा और नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। अब उसके बाद होता है इरेशनल नंबर जो कि इतना यूज़ में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि √2 आपने देखा होगा, √3 हो गया और फिर पाई की वैल्यू होगी। ठीक है, जो इस तरीके मतलब ऐसा मतलब कि जो p/q के फॉर्म में ना लिख सके हम, जिसको जैसे विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q के। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि इस तरीके √2 √3 और पाई की वैल्यू होती है। ओके, अब हम सबसे पहले इसमें ये पढ़ते हैं कि अब नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमारी पहला जो है यहाँ पे वो हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ये बहुत आता भी है, कोई भी रेंडमली पूछ भी रहता है। नेचुरल नंबर इसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक, और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये आगे तक जहाँ भी जाए। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अब उसके बाद अगर हम इसी में अगर इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर दें इसको, तो ज़ीरो स्टार्ट मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। इसको क्योंकि इसमें होल का मतलब होता है पूरा, और इसमें सारे जो नंबर होते हैं जो हम यूज़ में लेते हैं वो सारे नंबर आ गए, तो इसलिए हम इसको होल नंबर भी कहते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया यहाँ पे, ये हमारा होल नंबर। ठीक, अब उसके बाद थर्ड हम पढ़ते हैं इंटीजर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है ये देख लीजिए। जो इंटीजर होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इंटीजर में जैसे कि आपको स्केल एक आपने कभी लिया होगा, तो स्केल पे ये नंबरिंग इस तरीके से रहती है। पहले रहता है ज़ीरो, और ज़ीरो के जो राइट साइड में रहेगा वो पॉजिटिव वैल्यू लिखे रहेंगे और ये आगे तक, और इधर रहेगा -1, फिर ये हो जाएगा -2 इस तरीके से, और ये आगे -3 और ये आगे तक। तो वो नंबर जिसमें माइनस भी आता हो, माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है, और उसमें सारे नंबर इंक्लूडेड रहें, उस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको इंटीजर फॉर्म कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो रियल नंबर जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10 की, उसमें हमें दिया गया है सबसे पहला जो थ्योरम है, थ्योरम 1.1। ठीक, इसमें हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा
डिवीज़न लेमा। ये कुछ है नहीं वैसे बेसिकली। अब इसमें देखिए, इसमें बस एक डिवीज़न का जो मेथड होता है ना, बस उसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 7 और ये 3, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो 3 होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है। जिसको हमें मतलब कि जिसको भाग देना होता है, यानी जिसको डिवाइड करना होता है, वो तो हमारा बन जाता है यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड हो जाता है। अब जब इसको हम भाग करेंगे तो ये 3 2 जा जाएगा 6 टाइम, 3 2 जा 6। जब इसको हम ये करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 2 आई, इसको हम तो क्या बोल देते हैं, कोशिएंट बोल देते हैं, कोशिएंट, ठीक है। और ये जो बच जाता है वो हमारा जो नीचे होता है ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कुछ यूँ नहीं लिख सकते हैं, आखिर ये कहाँ से आया, ये जो 7 की वैल्यू है ये आई कहाँ से है। अगर मैं 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो, और 1 इसको रिमाइंडर में ऐड कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिविडेंड मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं। 7 क्या है हमारा, डिविडेंड, और 3 क्या हो गया यहाँ पे, डिवाइज़र हो गया, और 2 क्या हो गया यहाँ पे, कोशिएंट, और इसमें ऐड किसको करना है, रिमाइंडर को, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इसको नाम दे देता हूँ। जैसे हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं, और डिविज़र को बी से, कोशिएंट को हम लोग क्यू ही रहने देते हैं, और रिमाइंडर को हम लोग आर से। तो ये क्या हो गया, एक ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। जनरल फार्मूला कि मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। चाहे इस चीज़, इसको आप समझ भी गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब देखिए, अब इसमें यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो अब इसमें क्या होता है कि दो जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिए रहते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर ये वाले होते हैं, ये इंटीजर कहलाते हैं, 1 2 3 और जितने भी है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव रहे, और ये होता है ये निगेटिव, ठीक है। दो इसमें पॉजिटिव इंटीजर दिए रहेंगे, जो कि एक जो इसमें क्या होता है कि जो Q और R की जो वैल्यू रहेगी ना, यानी Q और R से यहाँ पे क्या मतलब है, कोशिएंट और रिमाइंडर की जो वैल्यू रहेगी वो एक यूनिक इंटीजर रहेगी। जैसे मैं इसको लिख के और बढ़िया से समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying, ठीक है। तो अब इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये हमें दिया गया है कि a इज इक्वल टू, ए क्या है यहाँ पे, a हमारे पास कोई वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया है। तो a इज इक्वल टू, अगर मैं बी क्यू प्लस आर, जो कि एक जनरल फार्मूला होता है, तो जनरल फार्मूला में इसमें होना क्या चाहिए कि जो आर की वैल्यू है ना, हमेशा जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। आर की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, निगेटिव कभी नहीं आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिमाइंडर जो है वो निगेटिव आया हो। और जो ये आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी जो है ग्रेटर देन रहेगा, और बी क्या है यहाँ पे,
बी का मतलब है डिवाइजर, यानी कि जो डिवाइजर रहेगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, वो बड़ा होगा, तभी तो रिमाइंडर, नहीं तो उसको फिर वापस से हम इसको डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 2 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, तो यहाँ से इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए अलग अलग, यानी किसकी वैल्यू, क्यू और आर की। और ये क्या होता है, कोशिएंट होता है, आपको बता चुका हूँ कोशिएंट। और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ये एक यूनिक वैल्यू है, अलग वैल्यू होनी चाहिए हमेशा, सेम नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। तो अब हम लेमा का स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लेमा क्या होता है, इस चीज़ को हम पहले सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए लेमा क्या होता है। तो ए लेमा is a proven statement used for proving another statement। हम लेमा को यूज़ करेंगे एक अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक। आइए अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और आता है इसमें, क्या है वो, तो एक तो आपने पढ़ा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक। इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपको 2 वैल्यू दी रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि 2 वैल्यू यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, यहाँ से ए है और दूसरी वैल्यू बी है। इसमें आपको कह दिया कि फाइंड एचसीएफ फाइंड किए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसकी स्टेप क्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ की एचसीएफ निकालने की स्टेप क्या होती है। तो हमें क्या लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो ए है ना, ए की जो वैल्यू है इसमें से कोई ना कोई एक बड़ा रहेगा, तो ए हमेशा ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपना जो है जनरल फार्मूला लगाते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाता है, ठीक। और तीसरी जो इसमें स्टेप होती है वो होती है इफ अगर आर इज इक्वल टू अगर 0 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इज बी, ठीक। और अगर आर इज इक्वल टू अगर 0 नहीं है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई डिवीज़न लेमा, ठीक। अभी इसको अब बहुत बढ़िया समझ में आएगा जब आप एग्जांपल करेंगे मेरे साथ अगले वाले पार्ट में, ठीक। तो लेमा टू बी एंड आर, जैसे इस चीज़ को और थोड़ा एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपको 2 नंबर दे दिए कि आप बताइए कि 15 और 14 का हमें क्या करना है, फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमें क्या लेना है कि हाईएस्ट, यानी कि जो वैल्यू हाईएस्ट रहे और कॉमन रहे दोनों में। तो हम पहले इनका एलसीएम निकाल देंगे 15 का, और यहाँ पे 12, इसको 12 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा हमें करने में। तो 12 का, तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम 3 से ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 जो 15 और ये 5 1, यानी कि इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 5,
इसी तरीके से अगर हम 12 का फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा और ये 3 1 जा, यानी कि इसके क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो और हमें एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन जो ये जो होता है ये हमारा हो गया फैक्टर। तो हमें फैक्टर में क्या क्या कॉमन है हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है और 3 यहाँ भी आ रहा है, तो कॉमन तो यही है, तो यही है, तो इसका ऐसे और कोई तो कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं नहीं है ना, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी कहीं 5 नहीं है, केवल यही यही इन दोनों में कॉमन। तो जो भी कॉमन निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। सो हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ 15 और 12 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल से हम एचसीएफ निकालने सीखते हैं। तो मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 12 का ले लेते हैं और 16 का ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का हमें फैक्टर निकालना होगा। तो अगर हम 12 का फैक्टर निकालते हैं तो अभी हमने ऊपर फैक्टर निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और हमें 16 का भी फैक्टर निकालना होगा। तो 16 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 8 16, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें जो जो कॉमन है बस उसको हम लिख देते हैं। एक 2 यहाँ पे है तो ये इसके साथ कॉमन हो गया, ये इसके साथ भी कॉमन है, इसमें भी, मतलब जो दोनों में है वो कॉमन हो गया हमारा। और तो कोई कॉमन वैल्यू आ नहीं रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 12 और 16 का क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है लिख लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है 1 2 और 1 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगले वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसके जो भी अपना एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।